स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य फार्मा कंटेंट्स पर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो हमारा फर्स्ट यूनिट था फार्माकोथेरेपेटिक्स का, उसके हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा था। और आज हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, जिसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। सो बिना देरी के हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज फॉर द सेकंड चैप्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी कुछ डिजीज आती है, और जो डिजीज हमारी वो 5 डिजीज है। फर्स्ट हाइपरटेंशन, सेकंड एंजाइना पेक्टोरिस, और थर्ड हमारी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फोर्थ हाइपरलिपिडीमिया, एंड द लास्ट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो बेसिकली हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लेकर जो भी डिजीज कॉज होती है, हम लोग उन डिजीज के बारे में पूरा तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। तो बिना देरी करे हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये होता क्या है। व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो जिसमें हार्ट इज द वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी विच इज पंप द ब्लड एंड ब्लड आर फ्लो थ्रू द वेसल्स इन द होल बॉडी। तो बेसिकली जो हमारा हार्ट है, हार्ट बेसिकली पूरी बॉडी के लिए हमारा ब्लड को पंप करता है। तो देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो हमारा हार्ट है, और ब्लड पंप होने के साथ साथ जो हमारे वेसल्स हैं वो भी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने में पूरा पूरा हेल्प करती हैं। एनी मैनिफेस्टेशन अकर्स इन द हार्ट और ब्लड वेसल्स देन इट लीड टू मैनी और प्रॉब्लम्स। इन केस हार्ट या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कॉज होती है, ऐसी कंडीशन में हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट है, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा, या उसके अलावा और भी डिजीज कॉज हो सकता है। द हार्ट, किडनी एंड ब्लड आर्टरीज can all be lost by anything that damage the heart function. This is the result in issue affecting the whole body. साथ के साथ हमारी जब भी कोई प्रॉब्लम कॉज होगी हार्ट के अंदर, तो हार्ट को एक साथ इफेक्टेड हो गया होगा, उसके साथ साथ किडनी और जो हमारे ब्लड की आर्टरीज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती हैं, और डैमेज होने के साथ साथ उनकी जो फंक्शंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फर्स्ट डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट डिजीज है वो है हमारी हाइपरटेंशन। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हाइपरटेंशन है, कि हाइपरटेंशन होता क्या है, किस तरीके से कॉज होता है, हम किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, या मेडिसिन के साथ इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हाइपरटेंशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर of 130 mm Hg or higher and systolic blood pressure of more than 80 mm Hg. Hypertension, also known as the high blood pressure, is a condition where the pressure in your blood vessels is continuous high. तो अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन देखा जाए तो बहुत ही ऐसी डिजीज है कि हर घर में किसी न किसी को आपको हाइपरटेंशन कॉज होता हुआ जरूर मिलेगा। इस टाइप के जो पेशेंट हैं वो बहुत ज्यादा या तो स्ट्रेस फुल होते हैं तब उनके कॉज होता है, या फिर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा बैड हो गया है जिसकी वजह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर रहे, तब ये कॉज हो सकता है, या उनकी जो डेली की एक्टिविटी है उसको वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तब भी ये कॉज होता है। अब कॉज होने में होता क्या है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो हमारा 120 या 130 तक अगर हमारा जाता है, इनकेस 120 पे तो हमारा नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन 120 से इंक्रीज होता है 130, 140, 150, तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में माना जाएगा। उसके साथ साथ अगर हमारा जो डायसिस्टोलिक प्रेशर है वो 80, मोर देन 80 से ऊपर जाता है, मोर देन 90, मोर देन 100, तो इन केस उस कंडीशन में हम लोग भी उसको हाइपरटेंशन कहेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो हमारे ब्लड वेसल है वो कंटिन्यूस, उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है। सच का दिस इंक्रीज द प्रेशर मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर देन नॉर्मल, जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जब भी ये कोई प्रेशर पॉज होगा उस कंडीशन में हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो सकती हैं। उसके साथ साथ हार्ट के अंदर और भी बहुत सारे जो उसके फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओवर टाइम हाइपरटेंशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इशू सच एज हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक एंड किडनी प्रॉब्लम्स। अगर ये हाइपरटेंशन लंबे टाइम तक चलता जा रहा है और हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में और भी बहुत सारी सीरियस डिजीज कॉज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है,
किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या उसके साथ साथ हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी कॉज हो सकती है। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, जो हमारा बीपी होता है नॉर्मल, अगर हम सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें 110 टू 140 मिलीमीटर mmHg, ये हमारा सिस्टोलिक होता है। और डायसिस्टोलिक प्रेशर की बात करें 60 टू 80 मिलीमीटर, इट मींस mm मींस मिलीमीटर, और Hg मींस होता है हमारा मरकरी, जिसको हम हिंदी में पारा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बीपी को मेजर करने की बात करें तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है। आजकल तो बहुत ज्यादा डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक भी आ रही है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है हमारा, स्फैग्नो मोनोमीटर जो हमारी डिवाइस है, इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। ये हमेशा जो भी आपकी रीडिंग है एकदम एक्यूरेट बताती है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम कॉज करती है, ना ही कोई इसमें एरर आता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं बीपी को चेक करने के लिए, तो कई बार उनकी रीडिंग्स में वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो बीपी है वो एकदम एक्यूरेट हमें उसकी रीडिंग नहीं मिल पाती है। एटियोपैथोजेनेसिस की बात करेंगे कि जो हमारा जो हाइपरटेंशन है वो किस तरीके से डेवलप होगा या किस तरीके से कॉज होगा। तो फर्स्ट हमारा जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री कैन बी इंक्रीज द रिस्क। कई बार दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर आपकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा पुअर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या प्रॉपर स्मोकिंग कर रहे हो, एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत ज्यादा अल्कोहल या दारू का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इन सारे कामों को करते जा रहे हो, भाई पुअर डाइट ले रहे हो, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो आप, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको हाइपरटेंशन जरूर कॉज होगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा हेल्थ कंडीशंस। हेल्थ कंडीशंस की अगर हम बात करें, कंडीशंस लाइक डायबिटीज, किडनी डिजीज एंड ओबेसिटी कैन लीड टू हाइपरटेंशन। क्या बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को डायबिटीज कॉज हो रही है, या फिर उसकी किडनी में कोई भी डिजीज कॉज हो रही है, या फिर उसको बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। जो फोर्थ पॉइंट हमारा एज है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी हमारा बीपी कई बार इंक्रीज होता रहता है। तो ये जो हमारा एज वाला पार्ट, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ओल्ड एज की तरफ धीरे धीरे जा रहे हो, तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट की भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस होती चली जाती है, और हार्ट के अलावा जो हमारे और भी ऑर्गन्स है उनकी भी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर जो उनका फंक्शन है उस फंक्शन के तहत अपना काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड पैथोजेनेसिस, इंक्रीज ब्लड वेसल्स रेसिस्टेंस। कई बार क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कैन बिकम नैरोड और लेस फ्लेक्सिबल, मेकिंग इट हार्डर फॉर द ब्लड फ्लो विच राइसेस ब्लड प्रेशर। जो हमारे ब्लड की वेसल्स होती हैं, कई बार वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, उनका जो साइज है वो सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है जहां से हमारा ब्लड वेसल से निकल के जा रहा है, जब उसका साइज छोटा हो गया है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई कार्डियक आउटपुट। कई बार जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो आउटपुट है, इसमें देख सकते हैं दी हार्ट में पंप मोर ब्लड देन यूजुअल, इंक्रीजिंग प्रेशर इन द आर्टरीज। कई बार हमारे जो हार्ट होता है वो बहुत ज्यादा ब्लड को पंप करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा और आर्टरी में प्रेशर कॉज हो जाएगा। उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जब ज्यादा रिलीज होने लग जाते हैं, तो हार्मोन्स सीधे हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी वहां पर भी इंक्रीज हो सकता है, या फिर आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाए तब भी आपको बीपी जो आपका वो इंक्रीज हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स, कौन कौन से, जब भी हमारा बीपी कॉज होगा तो हमारे कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स कॉज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा रीनल फेलियर, आपकी जो किडनी है, किडनी फेल हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपके जो हार्ट है, हार्ट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अर्थमिया, अर्थमिया के अंदर आपका जो बीपी है या आपका जो ब्लड है, ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं करेगा। फोर्थ हमारा हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, आपका हार्ट फेल हो सकता है या फिर आपको कोई भी हार्ट अटैक आ सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, आपकी जो लेफ्ट राइट की जो लेफ्ट तरफ की जो वेंट्रिकल्स है वो फेल हो सकती है, वो अपना काम करना बंद कर देगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नोज ब्लीडिंग, कई बार जब बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो नोज से हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट पेन, कई बार हम लोग क्या होता है कि चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं क्योंकि चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फटीग, बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, आपको बहुत ज्यादा वीक आप महसूस करोगे और बार बार आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम चिड़चिड़े हो जाओगे आप एकदम। ब्लड विजन, कई बार क्या होगा जो आपकी
आइज है उसका जो फोकस है या उसका जो विजन है वो आपको क्लीन एकदम नहीं दिखेगा। स्ट्रोक ड्यू टू द डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। क्या बार जब बहुत ज्यादा बीपी इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाएगा। किडनी डैमेज, कई बार जब बीपी की प्रॉब्लम रेगुलर चलती रहती है तो ऐसे केस में हमारी जो किडनी है वो भी फेल हो सकती है या फिर कोई किडनी डिजीज कॉज हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट की, जो कि इसमें क्या हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस जो हमारा हाइपरटेंशन है हम मेडिसिन लेकर हम किस तरीके से बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं या बीपी को ठीक कर सकते हैं। तो पहला जो ड्रग है हमारा वो है डायरेटिक्स। अगर हम डायरेटिक्स की बात करें, डायरेटिक्स आर द ड्रग्स which are used to treatment of the hypertension and increase the urine फ्लो इन द बॉडी। बॉडी के अंदर क्या करता है कि यूरिन का जो फ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे डायबिटिक्स की हम बात करें, ऑफ्टन कॉल्ड वाटर पिल्स, दीज हेल्प रिमूव एक्सेस सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी विच रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड लोअर ब्लड प्रेशर। तो जो हमारे बॉडी के अंदर सोडियम साल्ट है या उसके अलावा वाटर है या फिर और कोई साल्ट है वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो डाउन हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। इसके एग्जांपल की बात करें डायरेक्टिस में हम कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा मेडिसिन है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। सेकंड हमारा फ्यूरासिमाइड, मार्केट में लासिक्स के नाम से अवेलेबल है। थर्ड हमारा ब्यूमिटानाइड, जो ब्यूमैक्स के नाम से जो इसका ब्रांड नेम है ब्यूमैक्स के नाम से मार्केट में आता है। और जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो हमारा टोरासिमाइड। टोरासिमाइड की अगर हम बात करें तो सारे के सारे ऑल आर द ड्रग्स एज ए डायरेटिक्स ड्रग। सो सेकंड जो हमारा ड्रग्स है वो है एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। दीज मेडिकेशंस block a hormone that cause blood vessels to constrict, helping them relax and lower blood pressure। जो हमारे एसी इनहिबिटर्स होते हैं इस क्लास के अंदर वो ड्रग्स आएंगे जो एसी इनहिबिटर को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, अगर इसको हम इनहिबिट नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे बीपी को बार बार इंक्रीज करता रहेगा। तो हमें इनहिबिट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, इसका जो एग्जाम्पल है एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल। ये ड्रग्स ऐसी हैं जो इसको इनहिबिट कर देंगी, जिससे हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो थर्ड है हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ वो ड्रग्स आएंगे जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं, दीज ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ ए हार्मोन दैट कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स सिमिलर टू एसी इनहिबिटर्स बट विद फीवर साइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो काम करता है हमारा एसी इनहिबिटर तरह काम करता है, लेकिन इसमें कई बार जो हमारे ड्रग्स हैं वो थोड़ा इससे अलग रहेंगे। जैसे हमारा पहला ड्रग है लॉसार्टेन या वेलसार्टेन। जैसे हमारे ये मार्केट में होता है टेल्मी सार्टेन के नाम से हमारा ब्रांड नेम से मेडिसिन आता है, जो बेसिकली हम लोग एज ए एंटी हाइपरटेंसिव की तरह इसको यूज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ हमारी वही ड्रग्स यूज होंगी जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करती हैं। दीज प्रिवेंट कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल सेल्स विच हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड लोअर ब्लड प्रेशर। तो ऐसी कौन कौन से ड्रग है जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, हमारा जो पहला ड्रग है अम्लोडिपिन और डिलिटाजैम। ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को ब्लॉक करने का काम करती हैं और जिससे हमारी जो ब्लड की वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी और बीपी हमारा नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बीटा ब्लॉकर्स, दीज रिड्यूस द हार्ट रेट एंड द फोर्स ऑफ द हार्ट कंस्ट्रक्शन विच लोअर्स ब्लड प्रेशर। इसके अंदर हमारे वो ड्रग्स आएंगे जो बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करने का काम करेंगे, जैसा मीटोप्रोलोल और एटिनोलोल। ये मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही इनकी सेल भी होती है। नेक्स्ट हमारा अल्फा ब्लॉकर्स, दीज वर्क बाय रिलैक्सिंग सर्टेन मसल्स and helping small blood vessels remain open which lower blood pressure। जो हमारे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं ये जो हमारे मसल्स होती हैं हार्ट के उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें पैराजोशिन और डॉक्साजोशिन, ये हमारे दो ड्रग हैं जो कि अल्फा ब्लॉकर पे जाके अपना काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिनो टेंसिनो
first and then to angiotensin second. Angiotensin second is the vasoconstrictor that increase blood pressure. जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेकिन जो हम रेनिन इनहिबिटर्स हम देंगे, ये इसको इनहिबिट करने का काम करेगा, जिसमें जो हमारा एक ही ड्रग्स है उसका नाम क्या है, एलिस्कैरिन। ये ड्रग्स हमारा ऐसा जो हमारा एंजियोटेंसिन को सेकंड को ब्लॉक करने का काम करेगा, जिससे हमारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस। कॉम्बिनेशन हम लोग कौन कौन सी, 2 और मोर ड्रग्स को कंबाइन करके जो देंगे हम लोग, वो ड्रग्स आएंगे जो बेसिकली इसमें देख सकते हैं समटाइम्स 2 और मोर टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर कंबाइंड इन ए सिंगल पिल्स टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड सिंप्लीफाई ट्रीटमेंट। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक ही टैबलेट के अंदर 2 या 2 से अधिक या मतलब मोर कह सकते हैं, जो ज्यादा ड्रग का कंबाइन करके जो टैबलेट हम लोग बनाते हैं, उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे किसके लिए, एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। अब वो कौन कौन से ऐसे ड्रग है, जैसे लिसिनोप्रिल, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, एम्लोडिपिन, वेल्सार्टेन का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा जरूर। नेक्स्ट वैसोडाइलेटर्स आर द मेडिसिन्स दैट ओपन और डायलेट ब्लड वेसल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट बचा है इसका, वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स का काम क्या है, ओपन और डायलेट ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड के वेसल्स है ब्लॉक हो गए हैं, उनका साइज क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो ये वैसोडाइलेटर क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको डायलेट करने का काम करेंगे। इसमें हमारे कौन कौन से ड्रग है, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड, हाइड्रोलाजाइन, मिनॉक्सिड्रिल और फिनोलोडोपाम एंड डायाजॉक्साइड। ये ड्रग्स ऐसे हैं जो कि हमारे एज ए वैसोडाइलेटर की तरह काम करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि हाइपरटेंशन को विदाउट मेडिसिन के हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इट मींस मेडिसिन हमको नहीं लेनी है, विदाउट मेडिसिन के हमें अपने बीपी को कंट्रोल करना है। उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा इसमें हम अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट 1, हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट हमें किस टाइप से लेनी है, जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, रिड्यूस सोडियम इनटेक, कम से कम सोडियम या फिर नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है। लोअर साल्ट कंजप्शन बाय अवॉइडिंग प्रोसीड फूड्स एंड कुकिंग विद लेस साल्ट, कम से कम हमें साल्ट का इस्तेमाल करना है। खाना आप जो भी फूड खाते हो उसमें नमक कम से कम खाना है आपको, आपका जो बीपी है वो कंट्रोल रहेगा। दूसरा, इंक्रीज पोटेशियम। अब पोटेशियम, ईट मोर पोटेशियम रिच फूड लाइक बनानाज, ऑरेंज एंड लीफी ग्रीन्स। आप इन वेजिटेबल्स या इन फ्रूट्स का आप इस्तेमाल करोगे जिनके अंदर पोटेशियम हाई कंसेंट्रेशन में रहता है, इससे भी फिर आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। उसके अलावा ईट ए बैलेंस डाइट। हमेशा आपको बैलेंस डाइट लेनी है, फूड जो लेना है आपको बैलेंस लेना है, ऐसा नहीं है कि आप खाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस डाइट लेनी है, और बैलेंस डाइट में फोकस किस चीज पर करना है, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स है, या फिर लो प्रोटीन्स एंड हेल्थी फैट्स, आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपका बीपी ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहेगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, आप डेली सुबह सुबह रनिंग करो, या अपनी जो एक्टिविटीज है उसको आप एकदम नॉर्मल रखो। प्रॉपर आपको रनिंग करनी चाहिए मॉर्निंग में, आप खाना खाने के बाद तुरंत आप टहलने जाओ। ये सारी अगर आप एक्टिविटी करते हो तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। इसमें आप लोग और भी कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या फिर साइकिलिंग। जैसे हम लोग सुबह सुबह साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, या जिम वगैरह करते हैं, इससे भी अपनी जो बीपी को आप नॉर्मल रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें हम लोग मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज एटलीस्ट 2 डे ए वीक, यानी कि एक वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप 2 या 3 दिन आप जिम जाओ, वहां पे प्रॉपर हार्ड वर्क करो थोड़ा सा, तो आप इससे भी अपने बीपी को एकदम नॉर्मल रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वेट मैनेजमेंट। आपका जो वेट है उसको मैनेज रखो, ज्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए आपका। अगर ज्यादा वेट बढ़ता है तो बीपी की समस्या आपके सामने जरूर आएगी। इसमें आप देख सकते हैं, मेंटेन ए हेल्थी वेट, लूजिंग excess weight can significantly reduce blood pressure. Aim for a balanced diet and regular exercise to achieve and maintain a healthy weight. हमेशा अपने वेट को मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं करना है आप कुछ भी खा रहे हो, एकदम आपको एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, आपको अपना वर्क नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो धीरे धीरे फिर आपके अंदर ये बीपी वाली प्रॉब्लम्स कॉज हो जाएगी, और बीपी के साथ साथ जैसे डायबिटीज ये भी कॉज हो सकती है, एंजाइना पेक्टोरिस भी कॉज हो सकता है। इसलिए अपनी हेल्थ को एकदम मेंटेन रखना है और अपने वेट को भी मेंटेन रखना है। लिमिट अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करना है।
ये नहीं करना है कि अल्कोहल ले लिया और फिर उसके बाद आपने खाना एकदम खाया बहुत ज्यादा और फिर आपने एक्टिविटीज ही नहीं करी। अगर आप यही ड्रिंकिंग वाला पार्ट अगर आप डेली यही करते रहोगे तो फिर आपको बीपी की समस्या बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन है, लिमिट अल्कोहल इनटेक टू नो मोर देन 1 ड्रिंक पर डे फॉर वोमेन एंड 2 ड्रिंक पर डे फॉर मैन। अगर हम वोमेन की बात करें तो 1 ड्रिंक पर डे आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैन की बात करेंगे हम लोग तो 2 ड्रिंक्स पर डे हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो ऐसी कंडीशंस में फिर आपको बीपी का सामना जरूर करना पड़ेगा। रिड्यूस स्ट्रेस, हमेशा रिड्यूस करना अपने स्ट्रेस को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जैसे प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स में क्या करेंगे लोग, इंगेज इन स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज सच एज डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस। तो जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं रिलैक्स रहने के लिए, उसके लिए हम लोग योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे हम योगा करते हैं तो उसी के साथ हम लोग ये वाला भी प्रोसेस कर लेंगे। और योगा हो गया, मेडिटेशन हम लोग मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो उससे हम लोग स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम बीपी के इस वाले पार्ट से हम लोग बिल्कुल बच सकते हैं। क्वाइट स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हो तो उसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको। स्मोकिंग ज्यादा करने से भी बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। इसमें आप लोग देख सकते हो, अवॉइड टोबैको स्मोकिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डैमेज ब्लड वेसल्स। ज्यादा स्मोकिंग करने से आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होती है। क्वाइटिंग स्मोकिंग कैन इम्प्रूव ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अगर आप स्मोकिंग करते जा रहे हो तो ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है वो दिक्कत करेगी आपको। मॉनिटर ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट हमारा मॉनिटर ब्लड प्रेशर। आपको अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो बीच बीच में अपना चेकअप कराना है कि आपका बीपी बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कीप ट्रैक ऑफ योर ब्लड प्रेशर एट होम एंड ड्यूरिंग डॉक्टर विजिट टू इंश्योर इट स्टे विद इन द टारगेट रेंज। तो अगर आपको रेगुलर चेकअप कराना है तो जो बीपी की मशीन है या स्पेग्नोमोनोमीटर है आप उसको घर पे भी लेकर सकते हो, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत ज्यादा नहीं है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 700-800 रुपए की एक मशीन आप लेकर सकते हो और आप उस मशीन से अपना चेकअप रेगुलरली कर सकते हो। आपको लग रहा है कि बीपी बढ़ रहा है तो आप चेक कर सकते हो, उससे आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मेरा बीपी नॉर्मल है या बढ़ रहा है। Improve sleep, get quality sleep, aim to 7 to 9 hours of good quality sleep each night. Address any sleep disorders such as sleep apnea that may impact blood pressure. अगर आप प्रॉपर तरीके से 7 से 8 घंटे नहीं सो पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। तो इसलिए आपको 7 से 8 घंटे जरूर सोना है 24 आवर्स के अंदर। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको हाइपरटेंशन से बचना है तो आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की नींद आपको लेनी है। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो एंजाइना पेक्टोरिस है। इसी